आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि साइंस के हैं, जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो पहले आप अपने गेसेस को, जो क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके गेसेस को आप एक जगह पे लिखते जाइएगा और फिर इस वीडियो के एंड में हम सारे आंसर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ सारे आंसर्स लिखे हुए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। हम सबको पता है दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं ये बताना है। रियल एंड डायरेक्ट होती है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है या रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो आप अपने जो आपको गेस सही लगता है उसको आप एक जगह पर लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। तो हम सबको पता है कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए किसी दूसरे मटेरियल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल विटामिन डी को एक्टिवेट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि कोबाल्ट की ज़रूरत किस विटामिन को होती है, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो अपने गैस को आप एक जगह पर लिख लीजिए। नेक्स्ट है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस जो आंसू गैस आपने सुना होगा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो टीयर गैस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम आपको बताना है जो यहाँ ऑप्शंस में लिखे हैं, इथेन, इथेनॉल, ईथर या क्लोरोपेक्टेन। तो जो आपका राइट आंसर आपको लगता है वो आप लिख लीजिए। द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। रिजिडिटी निकालने के लिए, उसके मॉड्यूलस को निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, उसके ऑप्शंस दिए हुए। तो हम सबको पता है कि रिजिडिटी कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेसिस पे ही हम निकालेंगे। बट अब ये है कि उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमें क्या देखना है, वॉल्यूम, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स। हम सबको पता है साउंड वेव्स में ट्रैवल करती है जबकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो साउंड की जो ट्रैवलिंग है उसको हम प्रोपेगेशन बोलते हैं क्योंकि वो वेव्स में ट्रैवल कर रही है। तो पूछा गया है कि अगर साउंड गैस में ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, तो वो कौन से प्रोसेसेस को शो करेगी। इन्वॉल्व्स के बाद आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, या फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, या फिर आइसोकोरिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, या आइसोबैरिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपको जो अपना गैस सही लगता है उसको आप एक जगह पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशंस इन। हम सबको पता है क्लॉक में मटेरियल होता है, जो एटॉमिक क्लॉक्स होती है जिनके रेडिएशन पे काम होता है। तो आपको बताना है किसके ट्रांजिशन पे बेस्ड है एटॉमिक क्लॉक, सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम या फिर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ। हर एक सेल के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं बट कुछ मटेरियल सेम है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में। उसमें से एक मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक सेल्स का, वो किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड या फिर लिपोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड प्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन। तो वो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन जो आपको लगता है उसको आप एक जगह पर लिख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट्स ऑफ द सेल। हमारी सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिन्हें हम सेल बॉडीज भी कहते हैं। तो हमने उनके अलग अलग नाम रखे, जैसे राइबोसोम्स हैं, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस को हम पैकिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो पावर प्लांट किसको कहते हैं, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम्स या फिर राइबोसोम। जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर को हिंदी में सिरका कहा जाता है। सिरका का केमिकल नेम क्या है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड या फिर मैलिक एसिड। तो आई होप कि आप सबने अपने आंसर्स लिख लिए होंगे जो आपको सही लगता है और वीडियो के एंड में हम उनको डिस्कस करेंगे। So the next question is, in which of the following processes energy is released। आपको चार प्रोसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इट मीन्स की एनर्जी निकलती है। रेस्पिरेशन, इंजेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर एब्जॉर्प्शन। जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज।
जो एनिमल्स ट्री ट्रंक में रहते हैं, इट मीन्स कि जो अपना घर ट्री में ही बना लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अर्बोरियल, एम्फीबियस, वॉलेंट या फिर एक्वेटिक। जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको आप लिख लीजिए और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन, अगर किसी वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी को हमने इनपुट फ्रीक्वेंसी को n माना है, तो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी, ऑप्शन है आपके पास n2, 3n2, n या फिर 2n। अपने गेस को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड। हमारे एटमोस्फियर में जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको क्या कहा जाता है? कंडक्शन, अब्जॉर्प्शन, कन्वेक्शन या फिर एडवेक्शन। हमने हीट ट्रांसफर के अलग अलग मोड्स पढ़े हुए हैं, तो ये उनमें से ही आपका कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉइज इज मेजर्ड इन, हमें पता है हर चीज को मेजर करने का एक स्केल है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर्स का यूज करते हैं, इसी तरीके से नॉइज को, साउंड को किस में मेजर किया जाएगा? वॉट, सेंटीग्रेड, रैम या फिर डेसिबल। जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं। आई होप आप सबने अपने गेसेस को लिख लिया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के एंड में हम अपने सारे आंसर। द नेक्स्ट वन इज द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, हम सबको पता है जो बैट्स हैं, चमगादड़, वो डार्क में उड़ते हैं, मतलब अंधेरे में उड़ते हैं। क्यों? दे कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन डार्कनेस, दे हैव वीक लेग्स एंड लाइकली टू बी अटैक्ड, they generate ultrasonic sound waves और they generate flashes of light। आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको आप यहाँ टिक मार्क कर लीजिए। What change will happen to a ball of ice and water kept at exactly 0 degree Celsius? अगर हम आइस के एक बाउल को और पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो क्या होगा? ऑल आइस विल मेल्ट, जो आइस है वो पिघल जाएगी, या ऑल वाटर विल बिकम आइस, जो वाटर है वो आइस बन जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा, या फिर जो सम आइस विल मेल्ट, थोड़ी सी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। हम सबको पता है हर एक ऑब्जेक्ट का एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अगर हमने एक बाउल आइस लिया है और एक बाउल वाटर लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा उसके साथ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। मैप बनाने के आर्ट और साइंस को क्या कहा जाता है जिस टेक्नोलॉजी से हम मैप को बनाते हैं? रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री या फिर मैपिंग। अपने आंसर को आप टिक मार्क कर लीजिए। सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन द फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर, हम सबको पता है जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है, इट मीन्स कि जो फोटोज क्लिक की जाती हैं उनको शीट पे निकालने के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। उसमें से एक केमिकल सिल्वर हैलाइड होता है। तो सिल्वर हैलाइड क्यों है इतना पॉपुलर फोटोग्राफिक मटेरियल? क्योंकि इसके 4 ऑप्शंस हैं: ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन, टोटली कलरलेस या फिर रिड्यूस्ड बाय लाइट। जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आप उसको यहाँ टिक मार्क कर सकते हैं। टेट्रा इथाइल लेड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में TEL लिखा जाता है, वो क्या है? अ कैटलिस्ट इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल, या फिर एक एंटीऑक्सीडेंट, या एंटीनॉक कंपाउंड, या फिर एक रिडक्टेंट। आप अपने आंसर को यहाँ पे गेस करके लिख लीजिए और हम वीडियो के एंड में उसको चेक करेंगे। So the next one is Curie point is the temperature at which, Curie point कैसा टेम्परेचर है जहां पर ऑप्शंस हैं मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव, कोई भी मैटर जो है वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा, मतलब रेडिएशंस देने लगेगा। अ मैटर लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देगा, खो देगा। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल अकर्स, मेटल में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। या अ मेटल लूजेस कंडक्टिविटी, मेटल अपनी कंडक्टिविटी को लूज कर देगा। तो आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगता है क्यूरी पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको आप टिक मार्क कर सकते हैं। मैडम क्यूरी का नाम वैसे सबने सुना होगा, तो यहाँ से आपको हिंट मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज द आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज, एटॉमिक एनर्जी के लिए जिस आइसोटोप को यूज किया जाता है वो कौन है?
यहाँ पे यू कहने का मतलब यूरेनियम है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 236 या फिर यूरेनियम 234। अपने गेस को आप लिख सकते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, हमको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो इक्वेटर पे उसका क्या होता है, इज लेस देन दैट एट द पोल्स, पोल से कम होती है, या इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स, पोल्स से ज्यादा होती है, या इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स, पोल्स के इक्वल होती है, या डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्थ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, या वो अर्थ के सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उसको आप लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन, इनमें से क्या है जो न्यूक्लियन नहीं है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। न्यूक्लियन कहने का मतलब है जो न्यूक्लियस में नहीं रहता है। नेक्स्ट है द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल, लेड पेंसिल्स को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, ग्रेफाइट, कार्बन, लेड या फिर माइका। जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको आप लिख लीजिए और वीडियो एंड में हम सारे आंसर्स को रीचेक करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर या फिर नन ऑफ द अबव। जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है अपने गेस को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, यहाँ पे रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड कहने का मतलब है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया गया, किसी पर्सन की बॉडी में ब्लड को चढ़ाया गया और अगर गलत ब्लड चढ़ गया, इट मीन्स कि ए ब्लड ग्रुप वाला कोई पर्सन था और उसको मैंने बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो क्या होगा, ऑल द आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट, ऑल द आर्टरीज डायलेट्स, द आरबीसीज एग्युलिनेटेड, द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स डिटोरिएट। तो जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको आप लिख सकते हैं। If all the bullets could not be removed from gunshot injury of a man, it may cause poisoning by, अगर किसी पर्सन को गोली लग गई है, गन शॉट हो गया है और उसकी बॉडी से हमने सारी बुलेट्स नहीं निकाली, तो उसको पॉइजन हो सकता है किसकी वजह से, मरकरी की वजह से, आयरन की वजह से, लेड की वजह से या फिर आर्सेनिक की वजह से। अपने करेक्ट ऑप्शन को आप लिख सकते हैं। रिंगवॉर्म इज अ डिसीज, कैसी डिसीज है, बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअन है या फिर फंगल है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्किन डिसीजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ आंसर को टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में किस जगह पर है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, 8th में पढ़ाया गया था ये। तो कहाँ सिचुएटेड है, बेस ऑफ द हार्ट, हार्ट के बेस पे, द नेक, नेक पे, द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे या फिर द एब्डोमेन, हमारे पेट में। जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आप उसको लिख सकते हैं। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ डेस्ट, सलाइवा से किस मटेरियल का डाइजेशन होता है, किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हो सकता है, फैट, प्रोटीन्स, स्टार्च या फिर विटामिन्स। जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आप उसको लिख लीजिए और फिर अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आंसर्स को रीचेक करेंगे। सो हियर इज योर आंसर लिस्ट, जहां से आप अपने आंसर्स को रीटैली कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स ठीक गए हैं, आपके कितने गेसेस करेक्ट गए हैं। तो यहाँ से आप अपने सारे आंसर्स को रीचेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक गए हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए कि अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद हैं तो आगे मैं और भी इस तरीके की वीडियोस बनाऊं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।